हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत और आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं वेक्टर्स। तो इससे पहले कि हम वेक्टर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आने वाली फिजिक्स में। एक्चुअली मैथमेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। मतलब एक छोटा सा चंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आपको थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए अगर आपको फिजिक्स सीखनी है। नाउ जो वेक्टर्स होता है, क्योंकि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है, सब कहीं ना कहीं वेक्टर्स या स्केलर से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए हमको वेक्टर्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। वेक्टर्स क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आज के सेशन का। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। अगर मैं बात करूँ किसकी बारे में बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ, तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, जो चीज़ अपन मेजर कर सकते हैं, जैसे मेरी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, जो सब चीज़ें मेजर की जा सकती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पहला उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम दो प्रकार में करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए चर्चा करते हैं इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशंस। इससे पहले कि हम जाएं तो भाई, जो लोग 2023 के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द चैंपियन बैच फॉर जेईई एंड नीट बोथ। इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली आपका हमारा ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, राइट। इस प्रोग्राम के अंदर एग्ज़ाम से लेके मटेरियल से लेके आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। बेसिकली ये आपका साथी होगा आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना। किसके बारे में बच्चे? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना। क्वांटिटीज़, क्या डेफिनेशन होती है बच्चे फिजिकल क्वांटिटी की? सर, ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उनको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities. सही क्या एवरीवन? राइट सर। मूविंग ऑन, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने प्रकार में डिवाइडेड होते हैं बच्चे ये? सर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होती है भैया स्केलर क्वांटिटीज और एक दूसरे क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन मैग्नीट्यूड और साथ ही में डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करें, और एक और इसमें ऐड होना चाहिए, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बोल दूं? मैग्नीट्यूड ओनली। इसके लिए क्या होगा बच्चे? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है अभी अपन देखेंगे आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर यहां से कितनी दूर है, तो आपने बोला कि मान लो सर 10 किलोमीटर दूर है यहां से। अब 10 किलोमीटर किधर आपने स्पेसिफाई नहीं किया। 10 किलोमीटर ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। 10 किलोमीटर कैन बी एनीवेयर। लेकिन अगर मैंने डिफाइन कर दिया सर मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर ईस्ट है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सही है कि नहीं? तो आपने जब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया तो वो स्केलर क्वांटिटी बन चुकी है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब आपने दिशा भी निर्धारित कर दी तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट राइट। ऐसे में बोला भाई मैं 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा था, ठीक है। एक ने बोला भाई मैं 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ईस्ट में मैंने दौड़ लगाई। तो आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट मेजरमेंट हो गया कि बंदा किस डायरेक्शन में दौड़ रहा था, पर 5 मीटर पर सेकंड वाले में आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हुआ। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड स्पीड एंड वन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक ऐसी क्वांटिटी होती है छोटे, एक क्वांटिटी होती है सर कैसी? स्केलर, और दूसरी कैसी होती है? वेक्टर। चलिए आइए और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई। जितने स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे वेट हो गया, राइट, मास हो गया, मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया,
ये क्या है? सब स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? सब है। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आया होगा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक और बात का ध्यान रखें, इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो सम होता है, सिंपली अगर मैं बोलूं मेरा वेट अगर 100 किलो है और उसमें 20 किलो और ऐड कर दूंगा, मतलब मेरा मास अगर 100 है और 20 और ऐड कर दूंगा तो सीधे बोलोगे आप 120 किलो। मतलब एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो न्यूमेरिक एडिशन फॉलो करते हैं। मतलब सिंपली मान लो 3 + 5 8 kg पर, ध्यान सुना, पर दो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, करेक्ट हो गया क्या बच्चे? इज नॉट इज इक्वल्स टू, मतलब ऑलवेज नॉट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। It will depend upon also the angle between those two vector which we will see in नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, आगे की तरफ अपन देखेंगे। तो आप लोग को क्या समझ में आया कि भाई इनका तो सिंपल एडिशन हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उनका सिंपल एडिशन हो जाएगा, सही है कि नहीं? 40 + 20 60 हो जाएगा सिंपली। लेकिन यहाँ 40 + 20 60 नहीं होगा भाई, है ना? यहाँ पे कुछ और एडिशन का फॉलो होगा जो अभी आप आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इन नटशेल हमने क्या देखा भाई, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चे? एक स्केलर पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक वेक्टर पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्केलर पार्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाता है जिन फिजिकल क्वांटिटीज को, उनको कहते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज। और जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से फॉलो करते हो उनको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवा दिए। राइट। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की। किसकी बात करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके एवरीवन, राइट सर। देखो यार, सबसे पहली बात, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लेटर के ऊपर एरो लगा के। सही है क्या? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लेटर और उसके ऊपर एरो लगा के, या फिर कई बार इसको डबल लेटर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, पर ऊपर क्या लगता है बच्चों? एरो लगता है। मतलब ध्यान सुनना, अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं कि होता क्या है बेसिकली, तो जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चे? इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, तो कोई भी एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान सुनना, इसको मैंने मान लीजिए मैंने बोला ये वेक्टर ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। सही है क्या? बिल्कुल सही। इस पॉइंट को कहा जाता है टेल, और जहां पे एरो लगा होता है इस पॉइंट को कहा जाता है हेड। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, टेल और हेड। ठीक है, जितनी ज्यादा, ध्यान सुनना, जितना ज्यादा ये चौड़ा वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा इसकी लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या एवरीवन? राइट सर। वाइल the arrow on it represents the direction, while the arrow on it represents the direction। यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड व्हाइल द एरो ऑन इट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो यही बता कर रहा था मैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। थोड़ी सी फील के लिए अगर मैं बात बताऊं, ध्यान सुनो, मान लो मैं आपको दो वेक्टर बना के दिखाता हूं बच्चों।
ठीक है, मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। आपको देख के समझ में आ जाएगा, अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, अरे सर वेक्टर बी वेक्टर ए से बड़ा है और दोनों पैरेलल है, मतलब सर दोनों एक ही दिशा में है, यस और नो? हाँ सर। तो आप बोल सकते हो क्या, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज मोर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, आप ध्यान सुनना, इसके बारे में भी आते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड की, तो इसे किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपली ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या बताता है, उस वेक्टर का लेंथ बताता है। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये क्या बता रहा है कि ये भाई इससे बहुत बड़ा है। अच्छा, इसका साइज मान लो, इसका साइज मान लो L है और इसका साइज 2L है, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या कि सर ये जो वेक्टर है इस वेक्टर से दुगुना है। करेक्ट है कि नहीं? ये जो वेक्टर है इस वेक्टर से दुगुना है, ठीक है। तो नटशेल अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया भाई? स्केलर के बारे में सीख लिया, वेक्टर के बारे में सीख लिया। स्केलर सारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज दे फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरी चीज हमने सीखा क्या, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, तो भाई उसको सिंगल वर्ड के ऊपर एक वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट किया जा सकता है या डबल वर्ड के ऊपर एक वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन सीखा। कोई भी वेक्टर अगर बना है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो वेक्टर की जो लेंथ है, वेक्टर की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड की। द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड व्हाइल द एरो ऑन द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन दैट वेक्टर इज एक्चुअली गोइंग। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ। तो आई होप आपको यहां तक बहुत ही अच्छे थे, समझ में आया हो। चलते आगे की तरफ, ठीक है। तो सीन क्या है छोटे, सीन क्या है? कुछ डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशंस इन वेक्टर, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्वल वेक्टर्स की, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा भाई, वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। मतलब दो वेक्टर्स को अगर इक्वल होने हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए एक मेरी उंगली है और सेम इसी लेंथ का ये पेन है, पर ये दोनों अगर ऐसे रखे हुए हैं तो दीज टू, मतलब एक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। पर ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ऐसा वेक्टर और दूसरा मान लो ऐसा वेक्टर कर दिया, इसको उल्टा रख दिया, मतलब ये जो उंगली, मेरी उंगली की जो टिप है ये हेड है और इसका हेड ये है, पर इसको ऐसा कर दिया तो क्या इक्वल कहलाएंगे? तो भी इक्वल नहीं कहलाएंगे। दोनों को पैरेलल एकदम सेम दिशा में होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल पाओगे प्यारे बच्चों कि वो है इक्वल वेक्टर। इतना तो समझ में आ गया होगा भाई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले केस में जो यहाँ पे बता रहा था, ये टेल और हेड का मतलब होता है ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, और हेड का मतलब होता है बेटा ये फाइनल पॉइंट है। मतलब एक वेक्टर यहां से यहां की तरफ है। क्लियर हो गया? हाँ, चले। तो इक्वल वेक्टर्स की क्या परिभाषा होगी बेटा, ध्यान सुनना। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if and only if both their magnitude and directions are same. For example, अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, फॉर एग्जाम्पल मान ले ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखो दोनों की दिशा भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्लियर हो गया क्या बच्चे? तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर भी है, बोल सकते हैं यस और नो।
पर इसी में एक और एग्जांपल देता हूं मैं, देखना ध्यान से। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर दोनों की दिशा बदल चुकी है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या हुआ? चमका क्या छोटे? हाँ सर। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर क्या दिशा सेम है? नो सर। तो वेक्टर ए इज नॉट इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। ओके एवरीवन? राइट सर, कोई समस्या तो नहीं? नो सर। ठीक है एवरीवन? राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट साइज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है जरा देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली सीन क्या है? सीन क्या है? नेगेटिव का एग्जैक्टली मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहे पर दिशा एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए। समझियो? दिशा क्या रहे? एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। अ वेक्टर इज सेड टू बी, अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर, of any vector if its direction is just opposite but magnitude is same, but magnitude is same। समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो मतलब कुछ ऐसा, मान लो ये वेक्टर ए है, ये क्या मान ले बच्चे? वेक्टर ए है, करेक्ट है। और ये मान ले कुछ वेक्टर बी है, ये क्या है? वेक्टर बी है। तो मैं क्या बोल देंगे? अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है छोटे, पर दिशा कैसी है? एग्जैक्टली अपोजिट है। ये इस साइड है, ये इस साइड है, हाँ या ना? हाँ सर। तो कुड आई से वेक्टर बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। आई होप यू आर क्लियर एंड कंसर्न्ड अबाउट दिस स्पेशल पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या यहां तक? हाँ सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिक्कत तो कौन सी डेफिनेशन हो गई थी? ये दो हो चुकी है, तीन। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या पता है इसको, इसके बारे में अपने को? भाई देखो, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है वो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगी, और दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है वो कैसे कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगी। ठीक है? तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शन इज पैरेलल वेक्टर। कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम रहे, क्लियर है क्या? हाँ। हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, having opposite direction is anti-parallel vector। यहां तक तो बात अपने को बहुत अच्छे समझ में आ गई। ओके, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन। मान लो एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शंस क्या है बच्चों? सेम है। ये क्या कहलाएगा बच्चे? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शंस कैसे हैं बच्चों? अपोजिट है। ओके एवरीवन? यस सर, गॉट इट। चलते हैं आगे की तरफ। अब आता है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यू कैन से नल वेक्टर। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। भैया नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो मतलब वो क्या है? पॉइंट है। अब पॉइंट की डायरेक्शन आप कैसे बता सकते हो ना? तो मतलब इट कैन नॉट बी डिटरमिनेंट। ओके,
क्लियर है? ठीक है, तो नल वेक्टर वो होता है जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है और जिसकी डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हो। कैन नॉट से अबाउट डायरेक्शन, कैन नॉट से अबाउट डायरेक्शन। ओके एवरीवन, राइट सर। अब आती है पांचवी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान देंगे इसमें अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल हम किसको कहेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द vectors when joined टेल टू टेल, जब दोनों की पूंछ को ज्वाइन कर दिया जाए और उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट एंगल जो पता किया जाए, स्मॉलेस्ट एंगल, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। फॉर एन एग्जांपल, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर ये है, राइट, और वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सही है? सही है। ये एंगल है थीटा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है? तो आपको क्या करना है? टेल से टेल को ज्वाइन करना है। पहले तो क्या करना है? टेल से टेल को ज्वाइन करना है। तो इस वेक्टर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें अपन। ये वेक्टर ऐसा कैसे ही रखा है अपन ने, देखो ध्यान से। इस वेक्टर को, दिशा तो यही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट भी कर दोगे तो वेक्टर चेंज थोड़ी ना होगा। करेक्ट है? करेक्ट है। तो इस वेक्टर को अगर आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे, ये, अब इसका टेल और इसका टेल देखो दोनों ज्वाइंट है, ये एंगल जो कहलाएगा फाई, दैट वुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर ये एंगल क्यों नहीं बोला आपने, ये भी तो टेल से टेल के बीच का एंगल है। ठीक है, अल्फा। अल्फा नहीं है, देखो ध्यान से, टेल से टेल के बीच का एंगल दो है, एक अल्फा है और एक क्या है बच्चे, फाई है। लेकिन इसमें से कौन सा चुनना है? जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। कौन सा चुनना है बेटा? स्मॉलेस्ट एंगल। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इन आवर केस ध्यान से देखेंगे, ये एंगल कितना होगा? तो फाई की वैल्यू जो है वो है 180 माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। एक और बार करते हैं एक छोटा सवाल ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए बच्चे। चलिए आइए देखिए, एक ऐसा है कुछ और एक कुछ ऐसा है। यह एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना है व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर है? क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा सर टेल टू टेल ज्वाइन करना है, तो इसको मैं आगे की तरफ ले आता हूं। ये हो गया टेल टू टेल, करेक्ट है। तो ये टेल और ये टेल ज्वाइन हो चुके हैं, ये टेल इसका और इसका टेल। सर ये जो एंगल होगा 120 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों। ठीक है, बस टेल से टेल आपको ज्वाइन करना है। साथ ही में एक सातवां इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी लिख लो आप। क्या? व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली, व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलली, इट डज नॉट चेंज। याद रहे, याद रहे, इट डज नॉट चेंज। मैंने बोला, ध्यान सुनना, मैंने बोला दिशा इधर है, मैग्नीट्यूड इतनी है, थोड़ा आगे भी चला जाऊंगा तो दिशा तो उधर ही रहेगी, मैग्नीट्यूड भी तो उधर ही रहेगा। अरे समझ में आया क्या? सही है क्या? थोड़ा सा पैरेलली भी शिफ्ट कर दूंगा तो भी तो दिशा उधर ही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। सही है। तो अगर किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो प्यारे बच्चों, तो उसके ना मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है ना उसकी दिशा पे फर्क पड़ता है, वैसा का वैसा ही रहता है। देखिए अब इसको देखो, मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, उठा के बस इधर कर दिया है, तो देखो मैग्नीट्यूड तो वही रहा लेकिन अपने को एंगल पता चल गया। यस और नो? यस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट कर दो तो वो वेक्टर बदल जाता है। ठीक है, आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर ये कोई वेक्टर है, अगर इसको आपने क्या कर दिया, मान लो पहले ऐसा वेक्टर था, अब इसको आपने अगर थीटा से रोटेट कर दिया तो ये नया वेक्टर बन चुका है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या हो चुका है? बदल चुका है। लेकिन अगर इसी वेक्टर को आप
2n पाई के मल्टीपल से क्या कर दो, रोटेट कर दो, मतलब ये अभी यहाँ थीटा की वैल्यू अगर क्या हो जाती है, 2n पाई हो जाती है, देन द वेक्टर डज नॉट चेंज। ओके एवरीवन, राइट सर। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया बेटा? बेसिकली आपने, इंपॉर्टेंट तौर पे बता दूं मैं आपको कि हम किसी भी आई एम सेइंग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर जिनका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज दे शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर हाल फिलहाल के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी एक लेटर के ऊपर एक वेक्टर साइन दे दिया जाता है, और अगर किसी का इंटरप्रिटेशन करना है तो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, और जो एरो होता है वो डायरेक्शन को बताएगा। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट सर? सिमिलरली हमने देखा इक्वल वेक्टर्स को, दो वेक्टर को हम इक्वल तभी बोल पाएंगे जब दोनों की दिशा भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तीसरा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर तभी बोल पाएंगे जब मैग्नीट्यूड इक्वल रहे पर दिशा एग्जैक्टली अपोजिट रहे। सिमिलरली पैरेलल एंड एंटी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखा, पैरेलल वेक्टर जिनकी दिशा सेम रहे, एंटी पैरेलल वेक्टर जिनकी दिशा एग्जैक्टली अपोजिट रहे, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा हमने, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। भैया तो याद रहे, दो टेल्स के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल ही होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है? तो कभी गलती ना करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसके साथ बेटा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के साथ, एंड वी विल मेक श्योर कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम अच्छे से समझे, बिकॉज दैट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा? सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। और जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।